आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले यहाँ पर जब भी आते हैं हमको यादव जी की बहुत याद आती है और आप सब यादव जी को जानते हैं। आज यादव जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विनीता भाभी का शुक्रिया अदा किए बिना ये सभा शुरू नहीं किया जा सकता है। इसलिए भाभी का शुक्रिया अदा करते हुए हम आज की इस मीटिंग में अपनी बात रखते हैं। आज यहाँ धर्मपुर 2 ये वही सरजमीन है, ये धर्मपुर 1। इसी धर्मपुर की सरजमीन पर खड़े होकर मगरिबी बंगाल के मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब ने कुछ महीनों पहले यहां पर यह कहा था कि विक्टर आए तो उसको यहां से धक्के देकर मार के भगा देना। ये बयान जब उन्होंने दिया तो उनके खिलाफ ग्वालपोखर, चकलिया, अहमदाबाद, रायगंज, कलियागंज, चोपड़ा, इस्लामपुर, करंदगी हर ब्लॉक में लोगों ने इसकी मुखालफत की। उनके खिलाफ धिक्कार मिছিল निकाला गया, उनके खिलाफ कई थाने में कंप्लेन हुआ, एफआईआर हुआ। वो कानूनन कार्रवाई जो होना है वो होते रहेगा। लेकिन रब्बानी साहब का ये कहना कि विक्टर आए तो उसको धक्के देकर निकालना होगा, मार के भगाना होगा, ये बयान जब वो दे रहे हैं तो ये बात कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि कल तक जो रब्बानी साहब कहते थे कि विक्टर कोई फैक्टर नहीं है, आज उसी को मार के भगाने के लिए आपको कहना पड़ता है और आवाम से पूछना पड़ता है। आवाम से पूछना पड़ता है कि क्या भगाओगे ना, ये कहना पड़ता है। ये इस बात को साबित करता है कि गुलाम रब्बानी साहब ग्वालपोखर के एमएलए, मगरबी बंगाल के मिनिस्टर, आज आवाम का नुमाइंदे के तौर पर विक्टर जो खड़ा है, ये सिर्फ एक नाम नहीं, आप सबकी ताकत है। ये नाम आप सबकी आवाज बन चुका है और आज विक्टर को भगाने के नाम पर वो आपको डराना चाहते हैं। और असल बात यह है कि रब्बानी साहब खुद डरे हुए हैं। इसलिए हम रब्बानी साहब को कहना चाहते हैं कि रब्बानी साहब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग गांधी जी के उसूलों पर चलने वाली पार्टी कांग्रेस, जो अंग्रेजों को भी भागने पर मजबूर कर दिया था बिना हथियार उठाए, सिर्फ अहिंसा के नारे से, मोहब्बत के पैगाम से अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आज उसी के उसूलों पर चलने वाली पार्टी ये कांग्रेस है। हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, हम मोहब्बत फैलाने का काम करेंगे और नफरत और मोहब्बत की जंग में हमेशा मोहब्बत की जीत होती है, यही तारीख गवाह है। और रब्बानी साहब को अगर डर लगता है कि मैं यहां आऊं तो आपको डर लगता है इसलिए मुझे भगाने की बात करते हैं। अरे सियासत करना है तो मर्दों की तरह कीजिए। मैं आपको दावत देता हूं कि आप में जितनी भी ताकत है, अपनी पूरी सियासी ताकत लेकर आप चकलिया में आओ, मेरे खिलाफ बोलो, लोगों को बताओ, समझाओ। अगर लोग आपकी बात सुने, आपको माने, आपके हक में आए तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं जमहूरियत की बात करता हूं। जमहूरियत में लोगों को इख्तियार है कि वो अपना नुमाइंदा चुने, किसी को डराने का, दबाने का हक किसी को नहीं है। और हमारी लड़ाई यही है कि जिस ग्वालपोखर में कल तक गुलाम रब्बानी ये कहते थे कि ग्वालपोखर में हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, ग्वालपोखर में पंचायत में सिलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, ये कहने वाला गुलाम रब्बानी जो जमहूरियत का गला घोट रहा था ग्वालपोखर में, उसको इसी ग्वालपोखर की सरजमीन पर पंचायत में हर वार्ड में चुनाव लड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उसी जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और वही जमहूरियत की ताकत है कि यही गुलाम रब्बानी जो कहता था कि सिलेक्शन होगा, आज वो कह रहा है कि इलेक्शन होगा तो हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, हमको कौन बचाएगा। तो यही है अवाम की ताकत। आपको अपनी ताकत समझना है। ये सब गीदड़ भपकी से कुछ नहीं होगा। ये मुट्ठी भर कुछ गुंडा पाल के, पुलिस को अपना हथियार बना के मंत्री आपको डराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जमहूरियत में आपका वोट आप ही का रहेगा। 1 वोट 1 नेशन 1 वोट।
1% 1 वोट का जो नारा चल रहा है, एक आदमी एक वोट, जमहूरियत जो है, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें आवाम को तौला नहीं गिना जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप हर एक आदमी की गिनती होती है, वो चाहे दुनिया का सबसे पैसा वाला आदमी हो या दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो, उसका भी एक वोट, आपका भी एक वोट, प्रधानमंत्री का भी एक वोट और गरगत चौक में रहने वाला एक आदमी का भी एक वोट। यहाँ पर जमहूरियत में किसी के लिए कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं है, सब एक है। यही ताकत है जमहूरियत की और इसी ताकत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज एसआईआर के नाम पर बिहार में 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। ये जो नाम हटा, ये नाम हटाने के पीछे साजिश क्या है कि जहां पर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा वहां पर वोट कम कर दो, वोटर लिस्ट से नाम हटा दो। एक एक घर में 5-5 हजार आदमी को वोटर बना दिया है। एक घर जहां 4 आदमी नहीं रह सकता है वहां पर 5,000 आदमी का नाम है वोटर लिस्ट में। तो ये जो खेल खेला जा रहा है, यही ममता बनर्जी कुछ दिन पहले बोलती थी कि हम रहने से एनआरसी नहीं होगा, हम ही थाकले एसआईआर होबे ना। आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने जा रहा है। यही एनआरसी का नारा देके वोट मांगी थी। आप लोग सब कोई ग्वालपोखर में रब्बानी साहब को जो 78,000 वोट से जिताए थे, 78,000 वोट से जिताए, वो इसलिए क्योंकि आपको अंदर डर घुस गया था कि आप पर एनआरसी हुआ तो आप लोग बांग्लादेश चले जाइए। इसी डर से वोट दिए थे आप लोग। एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट एनआरसी को रोक दिया। आसाम में भी एनआरसी बंद हो गया, पूरे हिंदुस्तान में बंद हो गया। हम लोग लाख चिल्लाते रहे, समझाते रहे कि एनआरसी कुछ नहीं होगा, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन बीजेपी डराया, ममता भी डराई। दोनों के डर के बीच में 78,000 वोट से रब्बानी साहब जीत के चले गए। यही हुआ ना। अभी एनआरसी खत्म, अब एसआईआर लेके आया है। अब एसआईआर के नाम से डराया जाएगा। तो एसआईआर के नाम से भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि एसआईआर के नाम पर आपका वोटर लिस्ट का जो संशोधन होगा वो आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड के बिना पर होगा। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है आधार कार्ड को मानना होगा, इसलिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड अगर आपका ठीक है तो उसी के बिना पर आपका वोटर कार्ड भी ठीक रहेगा, एसआईआर में नाम रहेगा। उसके साथ आपका और भी दस्तावेज है, किसी का जमीन का कागज है, किसी का पासपोर्ट है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस भी हो माननेगा कि बोला है, किसी का और क्या बोलते हैं उसको राशन कार्ड मानेगा, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है, किसी का स्कूल का सर्टिफिकेट है। ये तमाम चीजों को लेके आपका वोटर कार्ड बन सकता है। तो इसलिए इसको लेके बहुत ज्यादा डरने का जरूरत नहीं। अभी जो है आप लोगों के हर बूथ का बीएलओ बनाया गया, बीएलओ बनाया ना सबका। अब बीएलओ के साथ एक बीएलए बनाया जा रहा है। बीएलए जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक आदमी रहेगा। तो आप लोगों से मेरा ये गुजारिश है, हमारा नेता लोगों से भी मेरा गुजारिश है कि ग्वालपोखर के हर बूथ में कांग्रेस के तरफ से भी एक बीएलए तैयार करके हर बूथ से आप लोग लिस्ट जमा करके दीजिए। ये बीएलए होगा ताकि अगर सरकारी और मुलाजिम जाके आपका नाम के साथ छेड़छाड़ करे तो वहां पर आपका पार्टी का भी बीएलए रहेगा, जो आपके साथ छेड़छाड़ हो रहा है या गलत हो रहा है उसको देखेगा और वहां पर आपका नाम बिना किसी वजह से आपका नाम काट नहीं सकता, उसका देख रेख होगा। इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। बहुत से टीएमसी का नेता बोलेगा कि बात नहीं सुनो तो नामे गायब करे तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं रोबे तो कुछ नहीं रोबे, सब ला भले खत्म। तो इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत है। डर गए तो समझ लीजिए मर गए, और यही डरा के मारने का काम ये लोग करता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, मजबूती के साथ मुकाबला करना होगा कि आज समाज में जो हमारा सामाजिक न्याय है, जिसको हम लोग कहते हैं सोशल जस्टिस, आज हम लोग सियासत से क्यों जुड़े हुए हैं, सियासत हमसे हमको क्या चाहिए।
हमको सियासत से हमारा सामाजिक न्याय चाहिए। सामाजिक न्याय क्या है? क्या हमारे बच्चों को, संविधान कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक हर बच्चे को तालीम देने की जिम्मेदारी सरकार की है। क्या ये सामाजिक न्याय हमको मिलता है? हर बच्चे को तालीम मिल रहा है बिना पैसे का? नहीं मिल रहा। ये हमारा सामाजिक न्याय छीना जा रहा है। हमारा सामाजिक न्याय है कि हमको अच्छी तालीम मिले, अच्छा सेहत मिले, अच्छी सड़कें मिले, पीने के लिए साफ पानी मिले, हमारे इलाज के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर होना चाहिए, उसके लिए इंतजाम होना चाहिए। ये सारा हमारा सामाजिक न्याय है। कानून का इंतजाम सही हो, अगर हमारे साथ गलत हो तो पुलिस प्रशासन से लेकर कोर्ट कचहरी तक इंसाफ की लड़ाई हमारे लिए लड़ेगा। वो सामाजिक न्याय है। क्या ये आपको मिलता है? आज हमारा सामाजिक न्याय के नाम पर सब कुछ को खत्म कर दिया जा रहा है। तो सियासत जो है वो आपको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए है। आज अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो गुलाम रब्बानी साहब यहाँ पर आकर तरक्की की बात करते हैं। मैं सवाल करता हूँ, एक एक सवाल का जवाब गुलाम रब्बानी साहब आपको मीडिया के जरिए दें, ये मांग करता हूँ। हमारे मीडिया के साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके सामने मैं सवाल रखता हूँ, और अगर गुलाम रब्बानी साहब में सच बोलने की ताकत हो तो वो जवाब दें इसका कि गुलाम रब्बानी साहब पिछले 10 साल से ग्वालपोखर में मंत्री हैं पूर्व मगरबी बंगाल के। क्या ग्वालपोखर में एक भी 2011 से लेकर अभी तक एक भी आईसीडीएस का सेंटर बना है? वो दिखा दें कि किसी भी अंचल में, किसी भी गांव में जाकर एक आईसीडीएस का सेंटर बना है कि नहीं, उसका जवाब गुलाम रब्बानी साहब दें। गुलाम रब्बानी साहब से मेरा सवाल है कि पूरे ग्वालपोखर में 2011 में से लेकर अब तक एक भी नया प्राइमरी स्कूल बना है? उसका जवाब गुलाम रब्बानी साहब दें। गुलाम रब्बानी साहब से मैं पूछता हूं कि हमारे इलाके में बच्चों की तालीम के लिए एक भी जूनियर हाई स्कूल बना है ग्वालपोखर में? 2011 से लेकर अब तक 2011 से लेकर अब तक एक भी हाई स्कूल बना है ना ममता बनर्जी की सरकार ने? ये जवाब ममता बनर्जी से है, ये जवाब हमारे मंत्री साहब से मैं मांगता हूं कि ग्वालपोखर में एक उंगली उठाकर दिखा दे कि वो कहां पर बना है। ये दिखाएं वो। आज ग्वालपोखर में ये कहा जाता है कि कोई तरक्की का काम 44 साल से नहीं हुआ है, विक्टर कुछ नहीं किया है। अरे विक्टर अकेला कुछ नहीं करता है। विक्टर के सियासी जिंदगी में, उसकी सरकार में यहां पे काम हुआ कि नहीं वो देखो। आप सब बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि लोधन हाई स्कूल और पांजी लोधन हाई स्कूल के अलावा ग्वालपोखर में और कोई दूसरा स्कूल नहीं हुआ करता। 1977 तक सिर्फ एक ही स्कूल था पूरे ग्वालपोखर में, अब वो था लोधन हाई स्कूल। आज उसके बाद आपको जितना हाई स्कूल ग्वालपोखर में, चाहे आपको गुआगांव हाई स्कूल मिले, धर्मपुर हाई स्कूल मिले, इलाही बख्श हाई स्कूल मिले, या फिर आपको किचकटोला हाई स्कूल मिले, ठिकरीबाड़ी हाई स्कूल मिले, इस तरह का जितना आज हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, एमएसके, एसएसके मिल रहा है, ये सारा जो है उसी 44 साल में बना है जब आप लोगों ने रमजान साहब को चुना था, हफीज साहब को चुना था, विक्टर को चुना था, तब ये बना है। और जिस आज ग्वालपोखर में गुलाम रब्बानी साहब 4 चक्का लेके पूरे ग्वालपोखर के किसी भी गांव में जा सकते हैं, तो ग्वालपोखर के हालात ये थी कि 77 से पहले ग्वालपोखर में सिर्फ पक्के का सड़क के नाम पर बॉर्डर का एक सड़क हुआ करता था, जो मजलिसपुर होते हुए आपका बांग्लादेश बॉर्डर पर जाता था। यही पक्का सड़क के अलावा पूरे ग्वालपोखर में कहीं भी एक सड़क नहीं थी। और उसी 77 में रमजान अली साहब से लेकर आज तक के दौर में आज ग्वालपोखर में आपको हर जगह पक्की सड़कें दिखाई देती है। और आज सड़कों को मरम्मत करने को आप कहते हैं कि मैं सड़कें बनाया हूं। मरम्मत करने को बनाना नहीं कहते हैं। अगर बनाने को मरम्मत कहा जाता तो फिर मरम्मत उसका नाम नहीं होता। मरम्मत का मतलब ये कि पहले कोई चीज बनी हुई थी, उसको मरम्मत किया जा रहा है। आज जितने भी रास्ते को आप बना रहे हैं, वो सारा रास्ता बना हुआ था, उस पर मरम्मत का काम आप करते हैं, तो उसको आप कहते हैं तरक्की हुआ है। ग्वालपोखर में एक नया रास्ता बताइए जो आपकी सरकार में आकर मिट्टी डाला गया हो, उसको फिर बेड मिसाली किया गया हो, फिर उसको पिच किया गया हो, ऐसा एक रास्ता बताइए कि आपने किया। आज मिट्टी डालकर सड़क बनाने वाला भी वही दौर था जब रमजान साहब से लेकर विक्टर था, और उसी मिट्टी पर बेड मिसाली हुआ रमजान साहब से लेकर विक्टर के दौर में, और वही सड़कें फिर बाद में पक्का हुआ जो विक्टर के
ये दौरान हुआ। तरक्की किसको कहते हैं? तरक्की के नाम पर आपने क्या दिया है ग्वालपोखर को? आप तरक्की के नाम पर ग्वालपोखर में लोगों को लूटना, खसोटना और चोरी चकारी के अलावा ग्वालपोखर के लोगों को कुछ नहीं मिला। आज हमारे नौजवानों से मैं सवाल करता हूं, क्या ग्वालपोखर के हमारे नौजवान, आप अपनी तरक्की के लिए क्या चाहते हैं? आप क्या अपने आप को नाजिश की तरह जेल में बंद देखना चाहते हैं, या यहां के कुछ तृणमूल के गुंडों की तरह अपने आप को बूथ में जाकर वोट लूटने वाला एक गुंडा बन के रहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आज नौजवानों के हाथों में हथियार देकर, शराब की बोतलें देकर उनसे वोट लुटवाया जाता है और उनसे गुंडागर्दी करके गांव में दहशत का माहौल बनाया जाता है, और नतीजा यह है कि उनके हाथ में हथियार दे दिया जाता है। जो नौजवान कल तक आपको सड़कों पर देखने से चचा सलाम अलैकुम, फूफा सलाम अलैकुम करता था कि रे भाई बढ़िया चीज कैसा चीज करता था, आज उसके हाथ में हथियार आने के बाद उसको गुंडा बनने का मौका दिया गया, उसको पुलिस से उसकी छूट दिलवा दी गई कि तुम कुछ भी करो, तुमको कुछ नहीं होगा। वही लड़का आज आपके ऊपर गोली चला देता है, वही लड़का आज आप पर जुल्म करता है। ये कौन है? ये हमारे समाज का ही भाई भतीजा है ना, हमारे घर का बच्चा है ना। नाजिश को आज गुंडा बना के उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजने वाला कौन है? यही गुलाम रब्बानी है, यही मोनी है, जो एक नाजिश नौजवान लड़का इस इलाके के लिए कल हो सकता था इस इलाके का एक अच्छा मुस्तकबिल बन के खड़ा होता, लेकिन उसको गुंडा बनाकर उसके हाथ में हथियार देकर पुलिस को रोक दिया गया कि वो कुछ भी करे, उसको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, उसको खुली छूट देगी। एक कम उम्र का नौजवान लड़का, उसको लगा कि मैं ही हीरो हूं, मैं ही बॉस हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं चाहूं जो करूं मेरा कुछ नहीं होगा। नतीजा क्या हुआ? उसका हौसला बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि एक नौजवान आरिफ को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। एक हमारी छोटी बहन जो 7 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी, उसके कमर में गोली लगा, उसका शादी भी टूट गया, बेचारी अपाहिज होकर बिस्तर में दम तोड़ दी। एक नौजवान जिसके पैर में गोली लगा, वो बेचारा आज जिंदा है, लेकिन उसके एक पैर को काट के निकाल देना पड़ा। तो आप अपना नाम कहां लिखाना चाहते हैं? आप नाजिश के तरह रब्बानी का गुंडा बनकर उसके लिए गोली चलाकर अपने आप को मुजरिम साबित करके कल जेल में बंद होना चाहते हैं, या फिर आप आरिफ की तरह गोली खाकर आप जिंदगी गंवाना चाहते हैं? या हम उस मां बहनों की तरह से सवाल है कि मैं उस बहन की तरह जिसकी पीठ पे गोली लगी, बेचारी अपाहिज होकर बिस्तर में अपना दम तोड़ दी, क्या हमारी बहू बेटियों के साथ वैसा होना चाहिए? या हमारे घर में कोई हमारा छोटा भाई, बड़ा भाई जो गोली खाकर अपना एक पैर गंवाकर आज अपाहिज की जिंदगी जी रहा हो, उस तरह का मुस्तकबिल हमको चाहिए? क्या चाहते हैं? गुलाम रब्बानी साहब ने हमको दिया किया। 10 साल आप मंत्री रहे, इस 10 साल की मंत्री के वक्त में ग्वालपोखर में आपने एक स्कूल नहीं बना के दे पाए। एक कॉलेज की बात आपने की थी, मैंने कभी नहीं कहा था। आपने आकर ग्वालपोखर में हल्ला किया था कि इमाजुद्दीन साहब के नाम पर हम कॉलेज बनाएंगे विपरीत में। कहा था कि नहीं कहा था? आप सब जानते हैं इमाज साहब के नाम पर कॉलेज बनाया जाएगा। अरे अगर इमाज साहब के नाम पर भी आप कॉलेज बना देते तो उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर रब्बानी साहब कॉलेज बना देते हैं तो फूल का गुलदस्ता लेकर उनका मुबारकबाद करने के लिए मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगा। लेकिन इमाज साहब के नाम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कॉलेज नहीं बना। और अब कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू ले रहा था मेरा, तो वो बोल रहा है कि गुलाम रब्बानी साहब बोलते हैं कि हम कॉलेज बनाने का कभी कमिटमेंट किए ही नहीं थे। मतलब हम ग्वालपोखर वाले को कभी कॉलेज बनाने का वादा ही नहीं किए थे। तो अगर आप वादा नहीं किए थे तो फिर इमाज साहब के नाम पर कॉलेज का जमीन दखल करने क्यों गए थे? जब आपको कॉलेज बनाना ही नहीं था, आप वादा कभी किए ही नहीं थे, तो फिर इमाज साहब के नाम पर अपने भाइयों का हक मारने के लिए आप गए थे, अपने भाइयों का जमीन हड़पने के लिए गए थे। यही बात साबित होता है। तो ये जो सोच है ना, इस सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि गुलाम रब्बानी कोई बहुत बड़ा तोपची नहीं है। गुलाम रब्बानी पानी का वो बुलबुला है ना कि एक फूंक मारिएगा तो फट जाएगा, एक फूंक मारिएगा तो वो फट जाएगा। आप देखते हैं ना, बच्चा सब
हम लोग भी बड़ा आदमी भी देखते हैं, कहीं पर अगर एक जगह पर लगातार पानी गिराएगा वहां बुलबुला होता है ना। बहुत आदमी पेशाब करते हैं, इस्तेंजा करते हैं, वहां भी होता है, लेकिन वो टिकता है क्या? होता है, फट जाता है, वही बुलबुला है। ये होगा, फट जाएगा। ये लोग का गीदड़ भभकी सुनने से कुछ नहीं, सब बुलबुला है। लड़ाई जो है वो एक सिस्टम से है, और ग्वालपोखर की तरक्की में सबसे बड़ा रुकावट अगर आज कोई है तो वो रुकावट है कि हमारे यहाँ के नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ पर किसानों को उसका फसल का कीमत नहीं मिलता है। हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। आज हमारे इलाके में तरक्की के नाम पर जो हमको रास्ता तैयार करना चाहिए वो रास्ता है तालीम का। वो तालीम का इंतजाम हमारे पास नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार हमको वर्गलाने का काम कर रही है कि हमको क्या भत्ता दे रही है, राशन दे रही है, ये दिखाया जाता है। अगर भाता और राशन से ही जिंदगी चलता तो भाई मैं तो सवाल करता हूं कि अगर आप आज गुलाम रब्बानी साहब यहां पर आकर बोलते हैं ग्वालपोखर वालों को कि आपको लक्ष्मी भंडार मिलता है, आपको राशन मिलता है, आपको कन्याश्री मिलता है, रूपोश्री मिलता है, ये श्री मिलता है, वो श्री मिलता है, तो और क्या चाहिए? तरक्की का सब मिलता है। अगर यही है तो गुलाम रब्बानी साहब आपसे मैं मांग करता हूं कि आप हमारी भाभी जो स्कूल में नौकरी करती है उनका नौकरी छोड़वा दीजिए, लक्ष्मी भंडार लेके घर में बैठाइए। आप 5 किलो राशन लेके बोलिए भाभी को कि उसकी तरक्की हो गई है कि नहीं। तो फिर भाभी को स्कूल में रखने का क्या जरूरत है? सवाल है कि नहीं? मेरी घर में जो माँ बहन है उसके लिए लक्ष्मी भंडार और 5 किलो चावल, और उनकी बीवी के लिए स्कूल में नौकरी भी चाहिए, फिर तनख्वाह भी चाहिए, लेकिन स्कूल में जाना भी नहीं चाहिए, है ना? स्कूल में जाना भी नहीं चाहिए। तो ये सवाल है, अगर 5 किलो चावल ही तरक्की है तो फिर 5 किलो चावल हमारी भाभी को भी मिलना चाहिए। लेकिन वहां के लिए नहीं, वो कानून सिर्फ हमारे लिए है। हमारे बच्चों को तालीम के नाम पर आज स्कूल में टीचर नहीं है। आज हमारे यहाँ पर तरक्की के लिए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो तालीम का रास्ता तैयार करना है, हमारे बच्चों को स्कूल में किताब नहीं मिलता है, टीचर नहीं मिलता है, और हमारे बच्चे यहाँ पर जाहिल रह रहे हैं। उनकी तरक्की के लिए सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगा। उल्टा ये बताया जाएगा कि तुम्हारे बच्चों को जूता दिया जाता है, तुम्हारा बच्चा को बैग दिया जाता है, तुम्हारा बच्चा को लैपटॉप दिया जाता है, तुम्हारा बच्चा को मोबाइल दिया जाता है, लेकिन मास्टर नहीं दिया जाता है। तो मास्टर नहीं रहेगा तो लैपटॉप में बच्चा क्या करेगा? दिन भर गेम खेलेगा, पबजी चलते रहेगा। उससे बच्चे का तरक्की होगा? नहीं होगा। जूता दिया जाता है। अरे भाई, हम आपको मिसाल देते हैं कि ग्वालपोखर में जब सड़कें नहीं थी तब भी जब यहाँ पर प्राइमरी स्कूल हुआ करता था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो आप लोग गांव से पैदल नंगे पांव चल के स्कूल में जाते थे। उस वक्त सड़क नहीं होने की वजह से बरसात में कीचड़ में आपका पैर सना हुआ रहता था और आप स्कूल में पहुंचते थे तो वहां आपको मास्टर मिलता था, आपको पढ़ाने के लिए सबक दिया जाता था। आज उसी स्कूल में पढ़कर इस इलाके में बहुत सारे लोग हैं जो आज दानिश्वर कहलाते हैं। कोई मास्टर हैं, कोई इलाके में बिजनेस करते हैं, कारोबारी हैं या कुछ भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो उसी स्कूल का देन है जहां मास्टर हुआ करता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, पैर में जूता नहीं था, लेकिन हमारे पास तालीम हुआ करता था। और आज क्या है? आज ममता की सरकार कहती है कि हम जूता दे रहे हैं। आज हमारे बच्चों के पैर में जूता है तो माँ बोलती है कि जूता पड़े पर बेटा पड़ा हीरो लाग चकचका है। तो जूता चकचक कर रहा है, लेकिन वो जूता पहन के जब स्कूल में पहुंचता है वहां मास्टर नहीं होता है तो हमारे बच्चे के पैर में जूता है, लेकिन पेट में जब इल्म नहीं रहेगा ना तो वो जूता कल जब बच्चा हमारा बड़ा होगा तो वही जूता हमारे बच्चे के मुस्तकबिल पर पड़ेगा। तो आपको ये आज समझना होगा कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर जूता मारना चाहते हैं ना अपने बच्चों को तालीम देना चाहते हैं। आज जो हालत है पूरे माहौल मगरिबी बंगाल का, एक छोटा सा शेर है, उसमें है कि तालीम से हमारा मुंह मोड़ दिया जाएगा, तालीम से हमारा मुंह मोड़ दिया जाएगा, किसी न किसी मामले में हमको जोड़ दिया जाएगा। तालीम से हमारा मुंह मोड़ दिया जाएगा, किसी न किसी मामले में हमारा नाम जोड़ दिया जाएगा।
हाथ से हाथ जंजीर की तरह अगर न पकड़ के रहे तो हमको धागे की तरह तोड़ दिया जाएगा। याद रखिए। तो इसलिए अभी जो वक्त है आपको और हमको एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर जंजीर बना के जुड़ने की जरूरत है। अगर हम जंजीर की तरह जुड़ गए तो यकीन मानिए हुकूमत चाहे कोई भी रहे, कितनी भी बड़ी ताकत रहे, वो आपकी जंजीर को नहीं तोड़ सकती है। तो इसलिए आपको हमको जंजीर की तरह जुड़ने की जरूरत है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बार बार ये सवाल उठता है कि ग्वालपोखर में न चकलिया में विक्टर कहां पर, तो हम तो बोले ही हैं कि रब्बानी जहां वहां हम, तो रब्बानी जहां वहां हम, ये जो बात हम बोल रहे हैं इसके पीछे रब्बानी साहब ग्वालपोखर में जब से एमएलए बने तब से लेकर अब तक ग्वालपोखर में 17 नौजवानों की जिंदगी हलाक हो गई। 17 मर्डर हुआ ग्वालपोखर में, और 17 नौजवानों की जिंदगी गंवाने के बाद उनके ऊपर गोली चलाने वाला भी ग्वालपोखर, मरने वाला भी ग्वालपोखर का, और जिसका परिवार का आदमी मरा वो बेचारा भी ग्वालपोखर का। इनको इंसाफ नहीं मिलता। आज ग्वालपोखर में जो ये कत्लेआम का खेल खेला जा रहा है कि आम गरीब किसान मजदूर के बच्चे को गोली मार दिया जाएगा, किसी को डराकर पीट के मार दिया जाएगा, किसी को घर पे मार दिया जाएगा, किसी को कहीं और मार दिया जाएगा, और इसको इंसाफ नहीं मिलेगी। लोग बिलबिलाते हुए अपनी तकलीफ अपने सीने में दबाए घुट घुट कर जी रहे हैं। उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई है, और वो जुल्म को करने के लिए तैयमुल रब्बानी जैसे लोगों को जहां जहां खड़ा करेगा वहां वहां लड़ने के लिए विक्टर पहुंचेगा। ये लड़ाई, चुनाव बड़ी चीज नहीं होती है, इस बात को हमेशा समझिएगा कि सिर्फ चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना हारना बड़ी बात नहीं है। चुनाव एक दिन होता है, चुनाव में आप अपना कीमती वोट एक दिन देते हैं, आपके वोट से फैसला होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक दिन आपका गलत फैसला आपको 5 साल के लिए भुगतना पड़ता है। तो आपका फैसला सही हो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आपकी है, उसको समझाना हमारा काम है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। आपको समझना होगा कि आप सही फैसला किसके हाथ में लेंगे। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव लड़ना जो हम बोले बड़ी बात नहीं है, चुनाव 5 साल में एक बार आएगा, लेकिन सियासत पूरे 5 साल चलता है। आज हम एमएलए नहीं है, आज हम कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मगरिबी बंगाल की सियासत में अगर एक मजबूत नाम ढूंढा जाए तो वो आपके विक्टर का नाम लिया जाता है। आज विक्टर एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, मेंबर नहीं है, मुखिया नहीं है, सभापति प्रधान कुछ नहीं, लेकिन आवाम के लिए विक्टर एक आवाज है। विक्टर आज आवाम का नेता बन चुका है। तो ये सियासत जो है वो लीडरशिप से चलती है, एमएलए एमपी से नहीं चलती। इस बात को समझिएगा, एमएलए एमपी मेंबर प्रधान मुखिया से सियासत नहीं चलती, सियासत लीडरशिप से चलती। आपके पास सबसे बड़ी चीज है, जो ताकत है, आपके लोगों के पास लीडरशिप है, और उस लीडरशिप को आप लोगों ने बनाया है। विक्टर को पहली बार सियासत में पहचान ग्वालपोखर से आप लोगों ने दिया था, और वही पहचान को लेकर विक्टर ग्वालपोखर से चकलिया, चकलिया से मगरिबी बंगाल, और बंगाल से बाहर जहां तक पहुंच सका। आज आपकी दी हुई पहचान को अपने कंधे पे ताज की तरह अपने सर पे उठाए, पूरे हिंदुस्तान में आपके लिए लड़ने वाला एक नाम बन के खड़ा हो गया है ये विक्टर। तो ये ताकत कहां से आई? ये ताकत आपकी है, ये ताकत विक्टर की नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि विक्टर कैसा है, पतला दुबला लंबा सा एक लड़का। यहां पर बहुत सारा मेरा ऐसा नौजवान भाई है जो विक्टर को 3 बार उठा के पटक सकता है, 3 बार उठा के पटक सकते हैं। लेकिन यहां विक्टर से अकेले अकेले लड़ने की बात नहीं, यहां है सिस्टम से लड़ने की। और सिस्टम से लड़ने के लिए, सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए
आपको जिस्म से ज्यादा जहनी तौर पर मजबूत होना होगा। आप 3 बार हमको पटक सकते हैं, लेकिन एक दरोगा आ जाए तो आप 3 किलोमीटर भाग सकते हैं, लेकिन विक्टर आपको पटक नहीं सकता। लेकिन विक्टर के पास दरोगा को आने से 3 किलोमीटर पहले से सोचना पड़ता है कि जाए या नहीं जाए। तो क्योंकि ये सिस्टम से लड़ने वाली ताकत है, और ये ताकत आपकी ताकत है, आवाम की ताकत है। इसलिए आपसे मेरा ये कहना है कि आप लोग इस बात पर ज्यादा तवज्जो ना दें कि विक्टर यहां से लड़ेगा या वहां से लड़ेगा। अरे यहां से लड़े या वहां से लड़े, विक्टर यहां रहेगा या वहां रहेगा, वहां रहेगा या यहां रहेगा, विक्टर से जिंदा रहेगा तो आपके लिए खड़ा रहेगा। ये बड़ी बात है, ये चीज जरूरी है। आज हम एमएलए नहीं है ग्वालपोखर का, लेकिन ग्वालपोखर में आपके लिए आवाज बन के, आपकी ढाल बन के, इस इलाके में तृणमूल के खिलाफ आपकी ताकत बन के आपके साथ कौन खड़ा होता है? यही विक्टर और यही कांग्रेस के यही नौजवान साथी, यही हमारे लीडरशिप, यही हर जगह लड़ने के लिए तैयार है। आज तो हम एमएलए नहीं है, लेकिन आज हम एमएलए नहीं है, फिर भी आपका मंत्री डरता है। डरता है कि नहीं? क्या? तो कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबिल विक्टर है अकेले, मगर तेरे लश्कर के मुकाबिल विक्टर भाई अकेले है, मगर मैदान में फैसला हुआ कि मरता कौन है। शुक्रिया तुम्हारे शेर के लिए। तो जो बात हम कह रहे हैं, इस बात को हम इसलिए आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि लीडरशिप जरूरी है। आपको नेता चाहिए, एमएलए, एमपी, मेंबर, मुखिया। आज पूरे ग्वालपोखर में रब्बानी साहब बोलते हैं मेंबर तो मोड़ भी दी चले, जिला परिषद हम खरीद लिए, बाबू को ले लिए, जैनुल को ले लिए, इसको ले लिए, उसको ले लिए, सबको ले लिए। जब सब प्रधान आपका, समिति आपका, जिला आपका, एमएलए आपका, सरकार भी आपका, पुलिस भी आपका, फिर भी पसीना आप ही का छूटता है। सवाल है कि नहीं? तो सब आपका फिर भी पसीना आप ही का छूट रहा है, डरे हुए आप ही हैं। विक्टर आता है तो बोलते हैं उसको मार के भगाना होगा, और विक्टर के पास ना प्रधान है, ना पंचायत समिति है, ना जिला परिषद है, ना एमएलए है, ना सरकार है, ना पुलिस है। फिर भी विक्टर आपको बोलता है कि आप आइए, मुकाबला होगा मैदान में। तो भाई ताकतवर कौन हुआ? ताकत जो है वो आवाम के पास है। विक्टर आवाम के साथ है, और गुलाम रब्बानी पुलिस के साथ है, गुलाम रब्बानी गुंडों के साथ है, गुलाम रब्बानी बिका हुआ मेंबर के साथ है, बिका हुआ जिला परिषद के साथ है। इसीलिए हम इसी ग्वालपोखर में बोले थे कि इसी जगह यहीं पर मीटिंग करते हुए हम बोले थे कि पूरे ग्वालपोखर में तमाम पंचायत का मेंबर, तमाम समिति का मेंबर, जिला परिषद और एमएलए सबको मिला के 344 या 45 होता है, या 350 होता है। तो ये 350 आदमी रब्बानी साहब के गोदी में रख दो, और बाकी पूरा ग्वालपोखर हम लोग ले लो, बस हो गया। आप तो मिलने के लिए रब्बानी साहब बोलता है खाली तो सब आपका है, तो भाई सब रख लीजिए, बाकी हम लोग आवाम जो है, हम लोग आवाम रहेंगे अपना। इसी तो यही बात है कि आवाम की ताकत को समझिए। आप लोग जमहूरियत में आपकी ताकत सबसे ज्यादा है, और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि ग्वालपोखर की सरजमीन पर आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं। आज पुलिस, ग्वालपोखर की पुलिस यहां पर लोगों को डराने का काम करती है, लेकिन आप यकीन मानिए कि जब ग्वालपोखर थाना में हम लोग घुसते हैं तो जो पुलिस आपको डराती है वो डर के रास्ता खोजता है कि हम किधर से भागेंगे। यही हाल होता है कि नहीं होता? तो इसलिए आपको डरने, क्योंकि आपको जो बात मैंने कही कि हाथ से हाथ जोड़कर जंजीर के तरह खड़े हो जाना होगा, ताकि हमारा जंजीर कोई तोड़ नहीं सके। सिर्फ एक बार आप हाथ से हाथ जोड़ लीजिए मजबूती से, तो यकीन मानिए कि यहां पर आपको कोई नहीं रोक सकता। और आज ये ममता बनर्जी की सरकार, शर्म आना चाहिए गुलाम रब्बानी साहब को, जहां पर 82% लोग अकलियत से ताल्लुक रखते हैं। आज वहां पर उस सरकार को वोट देकर यहां से आपको 78,000 वोट से जिताया गया था। उसके बाद भी जब हमारे खिलाफ वक़्फ़ अमेंडमेंट का कानून बनाया जाता है,
और उस कानून की मुखालफत करने के लिए जब आम आदमी तैयार होकर रास्ते पे उतरने के लिए तैयार था, उस वक्त आपकी सरकार, आप जिसके मंत्री हैं, उसकी मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर आंदोलन करना है तो दिल्ली जाओ, और अगर कोई आंदोलन करेगा तो उसके सबसे बड़ी दुश्मन मैं होंगी। ये कहने वाली ममता बनर्जी थी। उस वक्त गुलाम रब्बानी साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला था, और आज आके बोलेंगे कि मौत फोड़ दी वो फूफा खालू। अरे उस दिन तुम्हारे खालू फूफा को जो कल दफनाया जाएगा, उसका कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, उस कब्रिस्तान को बचाने के लिए जब कल तुम्हारा खालू फूफा सन बाप फकर बाप लकर बाप रास्ते पे उतर रहा था, तब तुम उसके साथ क्यों नहीं खड़े हुए थे? तब तुम ममता बनर्जी का पल्लू पकड़ के उसके पीछे खड़े होकर अपने ही बाप चचा फूफा के को कल दफनाने का कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, दरगाह छीन लिया जाएगा, मदरसा छीन लिया जाएगा, मस्जिद में ताला लगा दिया जाएगा, उसके खिलाफ बोलने की ताकत तक तुम्हारी नहीं हुई। और खुद को तुम माइनॉरिटी का मिनिस्टर बोलते हो, और तुम्हारा नाम जो वालिद साहब ने रखा था गुलाम रब्बानी, गुलाम रब्बानी के मायने हैं जो कि सिर्फ रब की गुलामी करेगा और किसी की गुलामी नहीं करेगा। अगर ये बात इमाम साहब को पता होता कि मेरा बेटा जिसका नाम मैं गुलाम रब्बानी रख रहा हूं, ये सोचकर कि ये रब की गुलामी करेगा, दुनिया में किसी की गुलामी नहीं करेगा, अगर ये ममता का गुलाम बन के रहता तो यकीन मानिए इमाम साहब उसका नाम गुलाम रब्बानी नहीं रखा होगा, नहीं रखा होगा। ये हालत है। ऐसे रहनुमाओं को चुनकर आप कहां भेजते हैं? जो रहनुमा आपके लिए आवाज नहीं उठा सके। हम ये नहीं कहते कि मेरे चीखने से, चिल्लाने से, मेरे बोलने से हर फैसला आपके हक में होगा, इसका दावा हम नहीं करते। मेरे चीखने से आपको इंसाफ मिलेगा, इसका भी दावा हम नहीं करते। लेकिन आप जहां लाचार मजबूर हो, हम आपके नुमाइंदे हैं, तो मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपकी आवाज बनकर जहां आपने मुझे खड़ा किया है विधानसभा के अंदर, वहां आपकी आवाज पहुंचाना, वहां बोलना, आपके लिए लड़ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन यहां हम एक ऐसे गूंगे आदमी को रहनुमा बनाकर भेजे हैं जो हमारे ऊपर हो रहे जुल्म, हमारे मां बहनों के को बेआबरू किया जाता है, तो उसके खिलाफ खड़ा होकर मुजरिमों को सजा दिलाने की बात ना करके, आज आप सब जानते हैं कि हमारे धर्मपुर में, बघाबारी में एक 14 साल की बच्ची को रात के अंधेरे में उठाकर ले जाकर, उसको घर से उठा के ले जाकर उसके साथ बदसलूकी की गई, उसकी इज्जत लूट ली गई, और उस बच्ची का बाप, उसका मामू पुलिस के पास बार बार दौड़ता रहा। 3 दिन तक पुलिस उसका एफआईआर नहीं लिया। वहां पर जाने के बाद उसके मामू को ही उल्टा पुलिस बंद कर दिया, उसका मामू को ही थाना में बंद करके रखा गया। फिर हमारे कांग्रेस के लोग जाकर वहां पर जब पुलिस के सामने आवाज उठाए, तब जाकर उसको छोड़ा गया। फिर मुझे पता चला, मैं जब पुलिस को बोला तो मेरे बात करने के बाद पुलिस उसका एफआईआर लेती है, फिर उस पर पॉक्सो का कानून लगाया जाता है। और अफसोस इस बात का है कि पुलिस जब एफआईआर नहीं ले रही है, उसके लिए उसके घर वाले जा रहे हैं, तो हमारे मंत्री साहब ये नहीं कह रहे हैं कि एक मजलूम, एक छोटी बच्ची के साथ जो बदसलूकी किया है उसके खिलाफ एफआईआर करके उसको गिरफ्तार करो, बल्कि ये गुलाम रब्बानी साहब कहते हैं कि उसका एफआईआर नहीं होना चाहिए। ये हालत है। एक पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा वो पब्लिक के साथ खड़ा होगा, ना कि क्रिमिनलों के साथ, ना कि गुंडों के साथ, ना कि बदमाशों के साथ। अभी तक पुलिस पॉक्सो के मामले में दर्ज आसामी को गिरफ्तार नहीं किया है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो गुलाम रब्बानी साहब का करीबी है। तो गुलाम रब्बानी साहब का करीबी होने का मतलब क्या है कि हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटने का उसको इख्तियार है? जोर से बोलिए, है इख्तियार? क्या हम अपनी बहू बेटियों को, गुलाम रब्बानी के करीबियों को, उसके बहू बेटियों को हम अपनी इज्जत देने के लिए रखें? तो आज गुलाम रब्बानी से यह सवाल क्यों नहीं उठेगा कि तुम्हारे पार्टी का मेंबर, उसका भाई जो तुम्हारे दाएं बाएं घूमता रहता है, वो एक बच्ची का बलात्कार करता है, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई हुआ है, पॉक्सो का मामला में एफआईआर दर्ज है, तो गुलाम रब्बानी साहब क्यों नहीं बोलेंगे पुलिस को कि उसको गिरफ्तार करो? हमारा मांग यह है कि गुलाम रब्बानी साहब को कहना पड़ेगा पुलिस को कि उस आसामी को गिरफ्तार करो।
क्योंकि गुलाम रब्बानी इस इलाके से वोट लेकर आप हमारे लिए उम्मीदवार बने हैं, ना कि रेपिस्ट को बचाने के लिए। ये कौन बोलेगा? ये आवाज आपके तरफ से उठनी चाहिए। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये बात समझ लीजिए कि उसको बचाने वाला ये गुलाम रब्बानी है, एक रेपिस्ट को मदद करने वाला ये गुलाम रब्बानी है। पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कब्र खोद कर भी वो मुर्दा निकाल लेता है। तो एक रेपिस्ट को पकड़ने के लिए पुलिस धर्मपुर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पैर में जो बेड़ी लगा के रखा है वो रब्बानी साहब रखा है। तो इसीलिए अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये बात साफ है कि गुलाम रब्बानी साहब ग्वाल पोखर की बहु बेटियों की इज्जत आबरू को बर्बाद करने के लिए अपने दाएं बाएं के लोगों को पाल के रखा है और उसको हिफाजत वो दे रहा है और बर्बाद हमारी बहु बेटियां हो रही हैं। ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।